ये पहलवान रोज मेरे सोने के बाद रात को जाके बाहर करता क्या है? कहीं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है? कोई नशा वगैरह? इसको चुपके से देखना। फेस पैक लगा के मैं बिल्कुल हीरो की तरह लगूंगा। वैसे पहलवान तू भी स्मार्ट काम नहीं है, लेकिन थोड़ा बॉडी में मार खा गया और थोड़ा हाइट भी छोटी रह गई मेरी, लेकिन वैसे चलेगी, मेरी हाइट इतनी कम थोड़ी है। बॉडी नहीं है तो क्या हुआ, दीदी के साथ रहते अंदर से डर खत्म हो गया। पहलवान ये मेरे पहलवान को हीरो बनने का भूत कब से सवार हो गया। देखती हूँ कि क्या क्या करता है ये। चिंगारी दीदी का पहलवान। दीदी पता नहीं अपने गले में कौन से कंपनी के सिस्टम लगा के रखती है कि सिस्टम ही फाड़ देती है, उनके गले को कुछ होता ही नहीं। पहलवान तू अपने खोपड़ा चमका, गले में मोच मत ला। तेरा पहलवान भी बहुत भोला है, आखिर से हुआ क्या है? क्या हो गया पहलवान से उस लड़की को? सॉरी। कहाँ रहते हो आप? यही सामने रहता हूँ चिंगारी दीदी के साथ, सामने वाली प्लेट में। थैंक यू। गर्दन में भी लगा लेता हूँ, गर्दन भी हो जाएगी। पहलवान आखिर तुझे प्यार हो ही गया। काश शराब की तरह कोई पाउडर आता ना कि चेहरे में लगाओ और धुलो और कपड़े की तरह साफ। क्या क्या भूले जा रही है? आखिर है कौन जिससे पहलवान को प्यार हो गया है? वो पहलवान है क्या? हाँ है। आप कौन? मैं ज्योति। अंदर आओ बेटा, अंदर। ये तो घर तक आ गई, अब तो दीदी के सामने मेरी भाड़ा पड़ जाएगा। लगता है मेरे लिए पूरी रात सोई नहीं। हाँ बेटा बोलो। दीदी, हम लड़कियां ना कुछ रिश्ते बहुत सोच समझ कर बनाती हैं। अब आप पहलवान को ही देख लो, कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा दिल है उसका, कितने साफ मन का लड़का है वो। हाँ वो तो है, मेरा पहलवान लाखों में एक है। और वैसे तुम अकेले आई हो, मम्मी पापा साथ में नहीं आए? वो एक्चुअली मम्मी पापा दोनों बिजी रहते हैं और मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है, तो इसीलिए मैं अकेली आ गई। पहलवान, वो पहलवान। अरे तूने तो मेरा सीना चौड़ा कर दिया। इतनी तारीफ, तभी तो कहूँ इतना फेस पैक क्यों लगाता रहता है तू? दीदी आपको सब कुछ पता है। अरे पहलवान, फेस पैक की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम तो वैसे इतने सुंदर हो, और वैसे भी अभी भैया दूज में तो टाइम है। भैया दूज? भैया दूज? भैया दूज? हाँ सही समझी, भैया दूज। वो एक्चुअली मेरा कोई भाई नहीं है ना, हर बार मेरी राखी भैया दूज सोने जाती थी। मुझे कोई भाई चाहिए था, बिल्कुल पहलवान जैसा, और देखो मिल भी गया। तो इस बार मेरा भैया दूज बिल्कुल सोना नहीं जाएगा, क्यों पहलवान? दीदी आपके साथ रहने में ना यही प्रॉब्लम है, सब लोग आपको दीदी बनाते हैं और मुझे भैया। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि बरसों से बिछड़े दो भाई फिर से एक हो गए हैं। हाँ चिंगारी जी, आपका एहसानमंद हूँ। अगर आप नहीं होते तो हम दोनों भाई कभी नहीं मिल पाते। पता नहीं मैं कैसे लोगों के बहकावे में आ गया था
और अपने भाई से दूर हो गया था, लेकिन मैंने ये दिन कैसे काटे हैं बस मैं ही जानता हूं। भाई से बिछड़ करके मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा एक बाजू कट गया हो, लेकिन आज भाई के रूप में मुझे वापस ऐसा लगता है कि मेरा बाजू वापस आ गया है। आज सचमुच खुशी का दिन है। देखिए संजीव जी, मैंने तो सिर्फ दोनों भाइयों के बीच में जो गलतफहमियां थी ना वो दूर की है, लेकिन दोनों भाई तो एक माँ के कोख से जन्मे थे ना, कब तक दूर रह सकते थे। दोनों ने एक दूसरे की कमी महसूस की और आज देखिए दोनों भाई एक साथ हैं। हाँ चिंगारी जी, एक कलंक था मेरे माथे पे कि मैंने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। अरे मैं थक गई थी लोगों की बातें सुन सुन के, लेकिन सच्चाई क्या थी ये मैं जानती थी। लेकिन आज ये कलंक मेरे माथे से धुल गया चिंगारी जी। आज ये दोनों भाई एक हो गए, इससे बढ़ के खुशी और कुछ नहीं है। अरे आज तो हमारे घर में दिवाली होनी चाहिए। देखिए सुनीता जी, मैंने भी आपके बारे में लोगों से बहुत सुना है, और जिन लोगों से सुना ना वो सब आपके चाहने वाले थे। उन्होंने ये बताया कि सुनीता जी की कोई गलती नहीं है। देखिए बाहरी लोगों ने तो दो भाइयों के बीच में फूट डाल दिया, लेकिन कलंक आपके माथे पाल दिया। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी घर में, दुनिया के किसी भी घर में कोई भी फूट डलता है ना, हमेशा इल्जाम एक औरत के ऊपर ही आता है कि औरत घर में आई और दो भाइयों को अलग कर दिया, औरत घर में आई माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, औरत घर में आई सारी प्रॉपर्टी अपनी हथिया ली। तो देखिए ये कलंक तो आपको जिंदगी भर झेलना ही पड़ेगा, है ना। देखिए सुनीता जी, सीता माता का जब हरण हुआ था ना, रावण ने किया था, सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को निष्कलंक साबित नहीं कर पाई। ये तो जन्मों जन्मांतर तक चलेगा। बस ये औरतों का बस यही धर्म होना चाहिए कि कैसे भी करके अपने परिवार को जोड़ के रखें। और हाँ, मैं आप लोगों से भी बोलना चाहती हूँ, घर के बाहर लोग क्या बोल रहे हैं ना, वो आपके घर में सिर्फ फूट डालना चाहते हैं। कोई भी किसी की खुशियां देख के खुश नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर आप परेशान होंगे ना, नमक और मिर्ची जरूर डालने आएगा। इस बात को आप दोनों भाई भी याद रखिएगा, ठीक है। हाँ चिंगारी जी, आपकी वजह से मुझे मेरा भाई वापस मिल गया है, मुझे सारी दुनिया की खुशी मिल गई है। हाँ चिंगारी जी, आपने लाखों घरों को उजड़ने से बचाया। भगवान आपकी ना लंबी उम्र करे। समाज की बेटी हूँ, समाज के लिए जीऊंगी, और जब तक मेरी सांसें चल रही है ना, समाज का भला ही करती रहूंगी, समझी। अरे पुष्पेंद्र जी, कहाँ जा रहे भाई बहन दोनों? अरे राम राम चिंगारी जी। अरे राम 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 राम, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? चिंगारी जी, आज मैं बड़े भाई होने का फर्ज निभाने जा रहा हूँ। आप तो जानती हैं चिंगारी जी, मेरी अपनी कोई औलाद नहीं है। मेरी बहन के एक बेटा और एक बेटी है। अरे जानती हूँ पुष्पेंद्र जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो अपनी बहन के बारे में इतना सोच रहे हो। चिंगारी जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला भाई मिला है। आजकल की मतलबी दुनिया में भाई बहन का इतना गहरा प्यार बहुत ही कम देखने को मिलता है पुष्पेंद्र जी। चिंगारी जी, आज मैं अपनी सारी चल अचल संपत्ति अपनी बहन के नाम करने जा रहा हूँ। क्या हुआ चिंगारी जी, आपको मेरे फैसले से खुशी नहीं हुई क्या? नहीं पुष्पेंद्र जी, मुझे आपके इस महान फैसले से कतई खुशी नहीं है। चिंगारी जी, अगर मेरा भाई सब कुछ मेरे नाम कर रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? माला बहन, मैं आपकी भी उतनी इज्जत करती हूँ जितनी पुष्पेंद्र भाई जी करती हूँ मैं। फिर चिंगारी जी, जब मेरे भाई ने आपसे कहा कि वो सब कुछ मेरे नाम कर रहा है तो आपको झटका क्यों लगा? माला बहन, मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने भावनाओं की लहरों में बहकर अपना सब कुछ रिश्तों किस्ती में डाल के पतवार किसी और के हाथ में थमा दिया है। चिंगारी जी, आप मेरे भाई के मन में मेरे खिलाफ नफरत और जहर घोल रही है। चिंगारी जी, मेरी माला बहन ऐसी नहीं हो सकती है। हम दोनों का प्यार कभी कम नहीं हो सकता। पुष्पेंद्र जी, ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने भावनाओं में आकर अपना सब कुछ या तो रिश्तेदारों को नाम कर दिया है या फिर भतीजा भतीजे के नाम पर, सिर्फ ये सोच के कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। मैं आपको सिर्फ एक किस्सा सुनाती हूँ जो सिर्फ 15-20 दिन पहले की बात है।
बढ़िया सर, और काम बढ़िया चल रहा है। प्लाट वाला ले लिया तो मकान कब बनवा रहे हो? बस सर अभी तैयारी है बस मकान। अरे सुनो 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 भाइयों, हाँ मैं भी करोड़पति था। अच्छा। मेरे भी बहुत बड़े कारोबार थे। हाँ। मेरे भी घर में नौकर चाकरों की लाइन लगी रहती थी। अच्छा, तो हम क्या करें सर? भाइयों मुझे मेरी दरिया दिली न मारा है। भाइयों कभी भी भावनाओं में बह करके अपना सब कुछ किसी को मत दे देना, किसी का नाम मत कर देना, बर्बाद हो जाओगे, मेरी तरफ बर्बाद हो जाओगे। अबे तो किसने कहा था देने को? अरे कोई मेरे सुनता ही नहीं है, कोई मेरे मानता ही नहीं है, कोई मेरे कहना मानता ही नहीं है। अरे अरे चिंगारी जी मेरे खाना लाई है क्या? हाँ शैलेंद्र जी, लेके आई हूँ मैं। हाँ लाओ लाओ लाओ, ये लीजिए। चिंगारी जी देखो कैसे करोड़पति आदमी भिखारियों की जिंदगी जी रहा है। भावनाओं के सागर में बिना सोचे समझे जो कूदता है ना, वो डूबता जरूर है शैलेंद्र जी। चिंगारी जी मेरी कोई औलाद नहीं है। मैंने सोचा था इतनी सारी दौलत का मैं क्या करूंगा। मैंने जोश में आके अपनी सारी संपत्ति अपने बड़े भाई के लड़के के नाम पे कर दी। जब तक बड़े भाई जिंदा थे मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे, मेरा पूरा ख्याल रखते थे वो। भाई के गुजरते ही कुत्ते की तरह घर से निकाल दिया मेरे भतीजे ने मुझे। शैलेंद्र जी आपने अपने ही हाथों अपने नसीब के टुकड़े किए हैं। ले लीजिए, मैं आपके लिए खाना लाई। और शैलेंद्र जी अब जो हुआ सो हुआ, इसमें अब आपका कोई वश नहीं चल सकता। बस अपनी ये जिंदगी अच्छे से बिताइए, क्या कह सकती हूँ। चिंगारी जी आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं समझ गया हूँ प्रॉपर्टी जिंदगी की बैसाखी होती है और मरने से पहले ये बैसाखी किसी और को नहीं देनी चाहिए। पुष्पेंद्र जी तो गलती करने से बच गए, आप ये गलती करने तो नहीं जा रहे ना? करिएगा मत। सुनो जी, इसे कहते हैं तकदीर का पलटी मारना। ठीक कहते हो भगवान। आज से 2 साल पहले हम तुम्हारे भाई के फेंके हुए टुकड़ों पे पला करते थे और आज देखो हम कितने ऐशो आराम से रह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ये कलयुग चल रहा है। इस काल में जो मेहनत करेंगे ना वो भूखे मरेंगे और जो छल कपट करेंगे ना हमारी तरह ऐशो आराम से जिएंगे दूसरे की प्रॉपर्टी पर। सही कह रहे हो भगवान। बिल्कुल सही कह रही हो। ये कौन है? भाभी मैं आपका देवर शैलेंद्र। भाभी आपने पहचाने नहीं मुझे। मैं आना नहीं चाहता था भाभी, लेकिन क्या करूं, इस भूखे के लिए आज किसी ने दरवाजा नहीं खोला, इसीलिए आपकी चौखट पर आ गया हूं। भाभी अपना खाना बहुत अच्छा बनाती हो। मैं ना मैं यहीं बैठ जाऊंगा। घर में जो भी बना ले आओ भाभी, मैं यहीं खा लूंगा भाभी, यहीं बैठ के खा लूंगा मैं। सुनो जी, अब बैठे बैठे क्या देख रहे हो? धक्के मार के बाहर निकालो ना इसे। जिस घर में बैठ के शैलेंद्र जी को खाना खाना चाहिए वहां पे तेरे जैसा नीच और लालची भाई बैठ के खाना खा रहा है, और जिसे दूसरों के टुकड़ों पलना चाहिए यहाँ पे शहंशाहों की तरह जिंदगी जी रहा है। ये बंदा गली गली भीख मांग के खाना खाता है, इसने अपनी आप बीती बताई तभी चिंगारी आई है, समझा? अबे तो है कौन और मेरे घर में घुसे कैसे आई? चिंगारे चिंगारे कन्नर, 2 मुँहे सांपों के लिए तलवार 2 धारी हूं मैं। गौर से मेरी आंखों में देख, चिंगारी हूं मैं, चिंगारी। काट के लाश कर दूंगी, जला के राख कर दूंगी, समझा? और उस राख को ना हवा में उड़ा दूंगी, समझा? मेरी बदनसीबी देखो चिंगारी जी, अपने ही घर में भीख मांगकर खाना पड़ रहा है मुझे। अबे तू कैसा कलयुगी भाई और तू कैसी कलयुगी भाभी है?
जो अपने भाई और अपने देवर को दर दर ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया इसी के पैसों पे तुम दोनों ऐश कर रहे हो और ये बंदा दर दर भीख मांगने के लिए मजबूर हो चुका है? तूने अपनी मर्जी से ही अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी, कोई जोड़ो से नहीं की थी। हाँ, हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी कि हमारे मत्थे मार दे तू अपनी प्रॉपर्टी। क्या इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों का नाम इसलिए किया था कि तुम दोनों मिलके इन्हें दर दर भटकने में मजबूर कर दो, खाने के लिए तरसा दो? चिंगारी जी, मैंने आपको अपनी 2 साल पुरानी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई थी ना, उन दिनों मेरी मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिसका फायदा उठा के इन दोनों ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया था, है ना? हाँ चिंगारी जी, इन्होंने धोखा दिया है, विश्वासघात किया है। ये लोग मेरे ही घर में मालिक बनकर बैठे हैं और मैं अपने ही घर में 2 रोटी की भीख मांग रहा हूँ, 2 रोटी की भीख मांग रहा हूँ। फ्रॉड और 420 का ऐसा केस लगवाऊंगी ना कि दोनों के दोनों बाहर की दुनिया देखने के लिए तरस जाओगे, याद रखना। चिंगारी जी, जब कोर्ट में मैं जायदाद के पेपरों पर साइन कर रहा था तो मेरा हाथ कांप रहा था मेरा हाथ। बस इतना सबूत काफी इन दोनों को सजा दिलवाने के लिए। तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और इन दोनों ने तुम्हें डरा के धमका के तुम्हारा सब कुछ अपने नाम करवा लिया और तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, इन्होंने अपनी मर्जी से सब कुछ हमारे नाम किया था। जानती हूं मैं, लेकिन कानून सबूत मांगता है, सबूत, समझे? चिंगारी जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस उम्र में हमारी इज्जत से खिलवाड़ मत कीजिए। तो ठीक है, कल सुबह ही ये घर खाली करके निकल जाओ तुम लोग। हाँ, हम लोग चले जाएंगे, बस आप ना हमारी इज्जत को मत उछालना। चिंगारी जी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ चिंगारी जी, हमें माफ कर दीजिए। भैया आप हमें माफ कर दीजिए। आउट, आउट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिंगारी जी, आपकी वजह से मुझे मेरा घर मिल गया, वरना मुझे 2 रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ता। हर मजबूर और लाचारों की छड़ी हूं, इसीलिए तो आप जैसे लोगों के साथ खड़ी हूं। आइए बैठिए। शाबाश बेटा, निशाना बहुत सही लगा लेते हो तुम। माँ, उसने आपके ऊपर केला का छिलका फेंका, आपको गुस्सा नहीं आया? तपस्या बेटा, ऐसे बच्चों के ऊपर मुझे गुस्सा नहीं आता, बल्कि तरस आता है कि इनके माँ बाप इनको क्या संस्कार दे रहे हैं। ओह हेलो, 2 टके की किन्नर आई मेरे बेटे पे तरस खाने वाली। मैडम जी, तरस तो मुझे तुम्हारे ऊपर भी आ रहा है। तुमने जो अपना ये चलचित्र पैदा किया है ना, जो आगे चल के इस चलचित्र का चरित्र बड़ा ही खूबसूरत होने वाला है। चलिए ये सब छोड़िए, क्या आप बता सकते हैं क्या कि सुंदर मल्होत्रा जी का घर कौन सा है? क्या कहा? सुंदर मल्होत्रा? हाँ यही घर है, बताओ क्या काम है? मुझे सुंदर मल्होत्रा जी के ही घर जाना है। हाँ यही घर है, आ जाओ। माँ, क्या हम इनके यहाँ आने वाले थे? हाँ बेटा, इन्हें घर आने वाले थे। आओ चलो। हाँ बताओ क्या काम है? आपके हस्बैंड घर पे है क्या? उन्होंने बुलाया था मुझे। हाँ कहीं बाहर गए हैं, किसी को साइट दिखाने। वो मुझे कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी थी, इसलिए मुझे मिलना था उनसे। बैठ जा, आते ही होंगे। क्या लेगी, चाय पानी या फिर कॉफी? रहने दीजिए,
तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चूहे कौन है? इसके दांत तो बहुत बड़े बड़े हैं। मोंटी बेटा, ऐसे नहीं कहते। पानी तो चलेगा ना? नहीं नहीं, तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मल्होत्रा साहब को आने में समय है तो मैं बाद में आऊंगी। अरे नहीं नहीं, ज्यादा दूर नहीं गए हैं, आने वाले होंगे। माँ, ये आपको क्या क्या बोले जा रही हैं और आप हंसे जा रहे हो? तपस्या बेटा, करेले का रंग देख के पता चल जाता है कि कितने जहरीले पौधे की पैदाइश है। ओह, 2 टके की किन्नर, तेरी औकात नहीं है मेरे घर में बैठने की। वो तो मेरे हस्बैंड ने तुझे बुलाया है, वरना मैं तुझे बैठने भी ना दूं। मॉम, ये किन्नर क्या होता है? बेटा, किन्नर का मतलब होता है ना 3 में न 13 में, एक खाली सिलेंडर की तरह होता है जो दिखता तो है लेकिन काम का नहीं होता। मोंटी भैया, आपकी मम्मी ना आपको बहुत अच्छा संस्कार दिए हैं। मॉम, ये संस्कार क्या चीज होती है? बेटा, मैं बताती हूँ कि संस्कार क्या होता है और कहाँ पैदा होता है। अच्छा, तू जानती है संस्कार क्या होता है? हाँ बेटा जी, मैं जानती हूँ, अच्छी तरीके से जानती हूँ। संस्कार तो आपके अंदर भरा पड़ा है। मोंटी भैया कूट कूट के भरा, कूट कूट के। ओ लड़की, अपनी औकात में रह और अब बकवास बंद कर। अरे मैडम जी, नाराज क्यों हो रही हो? आपके साहबजादे ने पूछा तो ये बता रही है। मोंटी बेटा, संस्कार के कई रूप होते हैं, कई चेहरे होते हैं। कुछ संस्कार तो सादगी की मिट्टी में पनपते हैं, गुलाब की तरह खुशबू बिखेरते हैं, खुशबू। और कुछ संस्कार तो नफरत और अभिमान से भरे पड़े रहते हैं। नफरत और अभिमान की मिट्टी में पैदा होते हैं वो, जो अपने आगे किसी की नहीं सुनते। माँ, ये मोंटी भैया किस मिट्टी के पैदाइश है? ओ हेलो, गेट आउट फ्रॉम माय होम, निकलो यहाँ से। अरे चिंगारी, तू कब से बैठी है यहाँ पर? माँ, ये आप कहाँ लेके आ गई हैं मुझे? हाँ सर, थोड़ी देर पहले ही आई हूँ मैं। अच्छा बोल, कैसा मकान चाहिए तुझे? जे कॉलोनी में रहने की इसकी औकात नहीं और सपने देख रही है पॉश एरिया में रहने के। नकली रईस जादो, कान खोल के सुन लो। समंदर अगर शांत है ना तो यही नहीं सोचना चाहिए कि उसमें लहरें नहीं उठेंगे, तूफान नहीं आएगा। वो जितना शांत दिखता है ना, तूफान कहीं ज्यादा भयानक लेके आता है। आई बात समझ में? तू कहना क्या चाहती है चिंगारी? यही कि नई नई रईसी पाके ये मत भूल कि समय किसी का एक जैसा नहीं होता। आज समय तेरा है, कल उसका है, परसों किसी और की चौखट पे सिर मारेगा। समय के पहिए के नीचे ने अच्छे से अच्छे दौलतमंद घुस के मर चुके हैं। ये तुम दोनों की एक औलाद है। क्या संस्कार दिया तुम दोनों इसको, जिसे ना बोलने की तमीज है और ना बात करने का लिहाज है? ये संस्कार दिया तुम दोनों ने इसको? डैड, कैसे कैसे लोगों को घर में बुला लेते हो आप? माँ, छोड़ो, मोंटी भैया तो वही सब सीखेंगे ना जो उनके मम्मी पापा बताएंगे। मल्होत्रा साहब, मेरी औकात कितनी है मायने नहीं रखता। अरे मायने तो ये रखता है कि घर में आए हुए मेहमान के साथ कैसा सुलूक किया जा रहा है। अरे बेटा, माँ, बाप, तीनों के तीनों अहंकार की भट्टी में जला के पैदा किए गए हो क्या? बोलो। तपस्या बेटा, चलो यहाँ से। जिस घर में संस्कारों का अंतिम संस्कार हो चुका हो, उस घर में सांस लेना भी संस्कारों के खिलाफ है। खिलाफ। कौन थी ये? अरे थी कोई किन्नर, बहुत मिलते हैं इसके जैसे। तुम कॉफी बना के लेके आओ, पूरा मूड खराब कर दिया। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो तुम? हैं? मम्मी ने डांटा या फिर पापा ने कुछ कहा क्या? आज मेरा बर्थडे है। अरे बेटा, तुम्हारा जन्मदिन और तुम रो रही हो? जन्मदिन के दिन तो बच्चे खुशियां मनाते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम तपस्या है। हैप्पी बर्थडे तपस्या बेटा। और खुशी के दिन तुम रो रही हो, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। दीदी, मम्मी पापा मेरे भैया का बर्थडे बनाते हैं पर मेरा नहीं मनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं तुम्हारी मम्मी पापा? दीदी, मैं लड़की हूँ ना, पापा कहते हैं कि तू लड़का थोड़ी ना है कि मैं बर्थडे मनाऊंगा। हैप्पी बर्थडे तपस्या बहन। भाई, तेरे बर्थडे पे मम्मी केक लाती है, फ्रिज लाती है
याद ही नहीं रहता है। मुझे तो याद रहता है ना तपस्या बहन। रुद्र भैया, मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि तू लड़की है, लड़का नहीं। और तू पराई है, पराई। बुढ़ापे में हमारा साथ ये देगा, तू नहीं। जा जाके काम कर। बेटा, तुमने ब्रेकफास्ट किया? मम्मी, तपस्या का बर्थडे है, केक मंगवा दो ना। रुद्र बेटा, ये तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। पापा, हम दोनों ही तो आपके बच्चे हैं, तो फिर तपस्या से भेदभाव क्यों? बेटा, इसका बर्थडे क्या बनाना, ये तो लड़की है। मम्मी, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? बहुत जुआन चलाने लगी है ये। कई दिनों से पिटी नहीं है ना। अभी डंडा उठाऊंगा और तेरा बर्थडे अच्छे से मना दूंगा। चल जाके काम कर। जी पापा जी। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। तुम्हारा बर्थडे चिंगारी दीदी मनाएगी, वो भी तुम्हारे ही घर में। दीदी नहीं, मम्मी पापा बहुत डांटेंगे। नहीं डांटेंगे बेटा, ये चिंगारी दीदी है ना, मना लेगी। चलो केक लाने चलते हैं दोनों। बेटा, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना? लो, ये खाओ। वेरी गुड। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और आज इस बच्ची का जन्मदिन है ना, इसलिए मैं केक लेके आई हूँ। केक काटूंगी इसका और आप दोनों से मुंह मांगा इनाम भी लेके जाऊंगी। लेकिन बाद में, पहले ये केक सजाओ। पहले मेरी गुड़िया रानी केक काटेगी, केक है ना बेटा? अरे आप लोग खड़े क्यों हो? बैठो बैठो बैठो। लेकिन ये सब आप क्यों लेकर आ गई? अरे मैं ले आई तो क्या हो गया, इसके पैसे दे देना आप। ये हुई ना बात, आज तपस्या भी केक काटेगी। अरे सोच क्या रहे हो? चलो केक काटो। आओ तपस्या बेटा, बैठो वहां पे, केक काटो। केक काटेगी तपस्या बेटा। ये रहा केक। ये लो बेटा, पकड़ो। अरे वहां बैठे क्या हो, यहां बैठो आप। अरे बहन, हाथ लगाओ, केक कटवाओ ना। तपस्या बेटा, केक काटो, केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तपस्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये लो तपस्या बेटा, मेरी तरफ से आशीर्वाद। ऐसे ही हमेशा खुश रहो, चहकती रहो, फूलों की तरह महकती रहो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। थैंक यू चिंगारी दीदी। दीदी, ये सब आपने क्यों किया? क्योंकि आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। अरे बेटा बेटी में भेदभाव करना बहुत बड़ा पाप है, और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेटा बेटी में भेदभाव करते हैं। समय कुछ पता नहीं होता कि समय कब करवट बदल ले और बेटा कब आपसे मुंह मोड़ ले। वो कहते हैं ना, बेटा एक समय पे माँ बाप को छोड़ सकता है, लेकिन बेटियां मरते दम तक साथ नहीं छोड़ती। अरे बेटियों की खुशियां होती कितने दिन की हैं, जब तक वो माँ बाप के साथ रहती हैं, और जब शादी हो जाती है तो पता नहीं होता कि ससुराल में मुस्कुराएगी या फिर आंसू बहाएगी। समझे? दीदी, आप सच कह रही हैं। बेटियों की खुशियां तब तक ही होती हैं जब तक वो माँ बाप के साथ हैं। कहने को तो बेटियों के दो घर होते हैं, लेकिन दोनों घर में से कोई भी घर उसका नहीं होता। दोनों जगह वो पराई ही बोली जाती हैं। आई एम सॉरी दीदी, हम आज के बाद लड़की या लड़का में कोई भेद नहीं करेंगे। दीदी, आपने हमारी आंखें खोल दी। हमेशा खुश रहो, और हमेशा एक बात याद रखना कि बेटा बेटा सब करे, बेटी करे ना कोई, और बेटी ही इस जग में माँ बाप का सहारा होए। समझे? खुश रहो बेटा, सब खुश रहो। परीक्षा बेटा, फोन रखो, ये लो, खाना खाओ। माँ, कितना ख्याल रखती हैं आप मेरा? माँ अपनी गुड़िया रानी का ख्याल इसलिए रखती है क्योंकि मेरी गुड़िया रानी ना गुलाब की कली जैसी है। अगर माँ अपनी गुड़िया रानी का ख्याल नहीं रखेगी तो मेरी गुड़िया रानी मुरझा जाएगी ना। चलो खाना खाओ। अच्छा माँ, आपने मेरा नाम परीक्षा क्यों रखा है? बोलिए ना माँ।
बेटा, मेरा बस चलता ना तो मैं दुनिया की हर लड़की का नाम परीक्षा रख देती। पर क्यों? परीक्षा बेटा, एक लड़की पैदा होने से लेके अपने जीवन के अंत तक परीक्षा ही देती रहती है। उसका जन्म ही परीक्षा देने के लिए होता है। तुम बहुत छोटी हो अभी, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम खाना खाओ। नहीं, मैं बताओ ना। परीक्षा बेटा, जब कोई लड़की पैदा होती है ना, और जब वो समझदार बन जाती है, तभी से उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है। उसके सब्र की परीक्षा, उसके धैर्य की परीक्षा, उसके चुप रहने की परीक्षा, उसके बोलने की परीक्षा। घरों में, स्कूलों में, कॉलेज में, रिश्तेदारों में, हर जगह उसे परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जब लड़की की शादी हो जाती है ना, और जब वो ससुराल चली जाती है, तो उसे कदम कदम पे परीक्षा देनी पड़ती है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं बदचलन नहीं हूं, मैं झूठी नहीं हूं, मैं मक्कार नहीं हूं। अपनी पति की जरूरतों को पूरा करना, सास ससुर की जरूरतों को पूरा करना, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करना, ये सब चीज जिंदगी भर वो परीक्षा ही देती रहती है बेटा, परीक्षा ही। माँ, आप कितनी गहरी बात बता रही हो। परीक्षा बेटी, और जब लड़की सास बनती है ना, तो उसकी डबल परीक्षा शुरू हो जाती है। परीक्षाओं की भीड़ से गुजरते गुजरते अंत में वो मौत की चिता पर उसकी परीक्षा खत्म होती है। और परीक्षा का परिणाम तब आता है ना, जब वो लाश बन जाती है, कुछ सुनने लायक नहीं रहती, और लोग बोलते हैं कि बेचारी अपने परिवार के लिए सब कुछ त्याग दी। अपने परिवार के लिए उसने सब कुछ खत्म कर दिया। अपने बच्चों के लिए लड़ते लड़ते बेचारी वो जिंदगी से हार गई, जिंदगी से। फिर से लिए मेरा नाम परीक्षा रखा है। हाँ बेटा, इसीलिए मैंने तेरा नाम परीक्षा रखा। माँ, वो मेरी माँ कैसी होगी जिसने मुझे पैदा करके मरने के लिए छोड़ दिया था? मरने के लिए नहीं बेटा, जीने के लिए छोड़ गई थी। अगर मरने के लिए छोड़ती ना, तो मंदिर की सीढ़ियों पे नहीं छोड़ के जाती। जरूर उस लड़की की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी बेटा, वरना कोई अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे अलग कैसे करता है। छोड़िए सब, खुद भी दुखी होती है और मुझे भी रुलाती है। दीदी नमस्ते। अरे वंदना बेटा, नमस्ते नमस्ते। आ खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, ऐसे मुस्कुराती रहो। क्या बात है वंदना, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? दीदी, अब तो मेरी सारी जिंदगी ऐसे उदासी में ही कटने वाली है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। दीदी, आप तो जानती हो कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, और अब तक मुझे माँ बनने का सुख भी नसीब नहीं हुआ है, और मैं कभी माँ भी नहीं बन सकती। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सही कह रही हूँ दीदी। हम दोनों ने सासू माँ के कहने पे अपने टेस्ट करवाए थे, और सारी कमी मेरे अंदर ही निकली। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। वंदना बेटा, ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है, इसमें हम इंसानों का कोई जोर नहीं चलता। तुम किसी अनाथ आश्रम से कोई बच्चा क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेती? यही सोच के तो मैं आपके पास आई हूँ दीदी। मैं कुछ समझी नहीं, मेरे पास क्यों आई हो? किसी अनाथ आश्रम में जाके बच्चा अडॉप्ट कर लो, 10-15 दिन में मिल जाएगा तुम्हें बच्चा। दीदी, मैं चाहती हूँ कि मेरे सुने आंचल में परीक्षा को डाल दो। वंदना बेटा, परीक्षा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। नहीं, मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। वंदना बेटा, तुम तो जानती हो ना कि मैं परीक्षा को किस हालात में मंदिर से उठा के लेके आई थी। ये भगवान का वो प्रसाद है जिसे मैं सिर माथे लगा के रखती हूँ। जीने का आधार है ये, इसके बिना मैं एक पल भी जी नहीं सकती बेटा, एक पल भी नहीं। दीदी, एक वो थी जो अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ गई। एक आप हो जो अपनी नजरों से एक पल के लिए ओझल नहीं करती, और एक मैं हूं
जो आंचल फैला के आपसे भीख मांग रहे हैं। वंदना बेटा, परीक्षा को लेके मैं स्वार्थी हो चुकी हूँ और मेरा स्वार्थ इतना है ना कि ये अब मेरी कमजोरी बन चुकी है। इसके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती बेटा, एक पल भी नहीं। दीदी, भगवान की भी कैसी लीला है ना, आप बच्चा पैदा नहीं कर सकती लेकिन फिर भी आपको बच्चे का सुख है, और एक मैं हूं, पैदा करना चाहती हूँ लेकिन भगवान मुझे ये सुख ही नहीं देना चाहता। तुम चिंता मत करो वंदना, मैं तुम्हारे साथ कल अनाथ आश्रम चलूंगी। मेरी जान पहचान है वहां पर। देखना, तुम्हारी सोनी गोद में ना खुशियों के फूल मुस्कुराएंगे। अब फूल। माँ, ये अनाथ आश्रम क्यों बनाया जाता है? परीक्षा के सवाल का जवाब है क्या आप लोगों के पास? यह अनाथ आश्रम क्यों बनाया जाता है? क्या बात कह रहे हैं शर्मा जी आप? चिंगारी जी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ना, सोच समझ कर कह रहा हूँ और मेरा फैसला एकदम अटल है। और हमने ना पक्का फैसला कर लिया है चिंगारी जी। लेकिन आंटी जी, आपका बेटा तो जवान है, आपकी बहू भी है, लेकिन ऐसा क्यों सोच सकती हो? अरे क्यों नहीं कर सकते? क्या हमें किसी का डर है क्या, या हमें किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी? चिंगारी जी, ये फैसला हमने ऐसे ही नहीं किया है, बहुत मजबूरी में आके हमने ये फैसला लिया है। मेरी सारी बात हो चुकी है, कागजी कार्रवाई भी हो चुकी है, मुझे बस सिर्फ वहां जाना है और साइन करना है, दैट्स ऑल। शर्मा जी, मेरा सिर्फ ये कहना था कि एक बार सोच लीजिए और फिर फैसला लीजिएगा। अंकल जी, भैया भाभी कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं गए हैं क्या? हाँ, शायद हमारी चिता के लिए लकड़ी का इंतजाम करने गए वो दोनों। चिंगारी जी, हम अपनी जिंदगी का जनाजा जीते जी उठते हुए नहीं देख सकते। हाँ, इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि हम अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेंगे। हाँ आंटी जी, आपका बच्चा रोहन तो है ना, फिर क्या जरूरत है बच्चा गोद लेने की? चिंगारी जी, जब बच्चे को पता हो ना कि उसके माँ बाप का जो कुछ भी है उसी का है और उसका कोई हिस्सेदार नहीं है, तो उसका दिमाग का इंजन गलत पटरी पे चलना शुरू हो जाता है। और उसे सही पटरी पर लाने के लिए हम सही फैसला करके सही काम करने जा रहे हैं। आंटी जी, औलाद के होते हुए बच्चा गोद लिया जा सकता है क्या? लिया जा सकता है, आधी संपत्ति बच्चे के नाम करके। और हाँ, मैं यही करना चाहता हूँ ताकि मेरे बच्चों की समझ में आ जाए कि बाप आखिर बाप ही होता है। पापा, ये मैं बाहर क्या सुन रहा हूँ? प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के चक्कर में आप कोई बच्चा गोद लेने जा रहे हैं? हाँ, तूने सही सुना। हमारे होते हुए आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? बेटा, जब रोड पे गाड़ी चलती है ना और चलते चलते अगर उसका पहिया पंचर हो जाता है तो टायर बदलना पड़ता है। बिना टायर बदलते गाड़ी चल नहीं पाती, समझा? आप होती कौन है हमारे घर के मामले में बोलने वाली? चिंगारी जी का औधा ना इस घर में हम सबसे बड़ा है। बेटा, चिंगारी का दूसरा नाम ज्वालामुखी है, और जो ज्वालामुखी फटता है ना तो शोला बन जाता है। और तूने अपने माँ बाप को इतना मजबूर कर दिया है ना कि मजबूरी में ये जाके घर का दूसरा बारिश लेके आ रहे हैं, समझा? सही कहा दीदी, हर माँ बाप को यही करना चाहिए। जब सारे माँ बाप ईद का जवाब पत्थर से देने लग जाएंगे ना तो सारी बिगड़ी औलादें सही रास्ते पर आ जाएंगी। बेटा, ऐसा हमने क्या कर दिया जो आप हमारे हिस्से की खुशियों का बंटवारा करना चाह रहे हैं? तुम लोग ये पूछोगे तुम लोगों ने क्या नहीं किया है? अरे शर्मा जी, घंटों पार्क में बैठ के आंसू बहा के सारी बातें मुझको बताते थे, ऐसे ही नहीं आई हूं मैं यहाँ पर। चिंगारी जी, छोड़ो इन बातों को। हमने जो फैसला किया है ना, हम उसे पूरा करके ही रहेंगे। आजकल के माँ बाप ना तुम जैसे औलादों के कारनामे देख के काफी हद तक सुधर गए हैं। अरे तुम जैसे औलादों के लिए ना बच्चा गोद लेके बंटवारे के पैसा के थमा रहे हैं। समझ में नहीं आता आजकल के लड़कों को कि अपने माँ बाप से इतनी चिढ़ के हों। बीवी की शक्ल देख के ना माँ बाप की सूरतों से नफरत होने लगती है। माँ जी, पापा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारे होते हुए बच्चा गोद क्यों ले रहे हैं? अरे ताकि तुम जैसे औलादों को खुद एहसास रहे कि तुम लोगों ने बंटवारे की कील खुद ठोकी अपनी छाती में, अपने माँ बाप का अनादर करके। चिंगारी जी, हमने अपनी तरफ से इनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे रहने दो, सब पता है मुझे कि कितनी सेवा की है तुम लोगों ने अपने माँ बाप की। खुद तो अपना खाना कैंडल लाइट डिनर बाहर करके आते हो, अपने माँ बाप को बोल जाते हो खाना खुद बना लेना, कपड़ा लत्ता धोना नहीं है, माँ बाप की सेवा करनी नहीं है, हर 2-3 महीने बाद खुद टूर पे चले जाना है और माँ बाप को इनके हालातों पे छोड़ के चले जाना है। दवाई दारू किसी भी चीज का तुम लोग पैसा देते हो क्या? सेवा करते हो क्या? बता दो, करते हो तो है? ब्रेकफास्ट के टाइम पे क्या सूखी रोटी परोस देते हो, डिनर के टाइम पे बोलते हो कि जाओ जितना खुद बना लो, हम बाहर खाने जा रहे हैं। ये सेवा है? माँ बाप की सेवा क्या होती है जानते हो क्या? बोलो बेटा, माँ बाप को अगर अपनी चिता की चिंता ना होती ना तो वो शायद औलाद पैदा ही ना करते। माँ जी,
हमारी गलतियों को माफ कर दीजिए। और चिंगारी दीदी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। पापा जी, आपको बच्चा लेकर के आना है तो ले आइए, हमें कोई एतराज नहीं है, पर आप हमें माफ कर दीजिए। अरे वाह, बड़ी जल्दी समझ में आ गया। बेटा ये भूलना मत, जो बोओगे वही काटोगे। अरे कल को तुम्हारी भी औलाद होगी, जब वही औलाद तुम लोगों के साथ वही बर्ताव करेगी जो तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो ना, तो कैसा लगेगा? बोलो। मम्मी जी, पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें अपनी गलती का पछतावा है। हाँ पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। शर्मा जी, माफ कर दीजिए बच्चों को, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, माँ बाप तो हमेशा ही अपने बच्चों को माफ करते हैं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफी है। और आगे से याद रखना, माँ बाप की सेवा में अगर थोड़ी सी भी कमी हुई ना, दोबारा मौका चिंगारी देने नहीं देगी, बेचे में गुजार लेना। जी दीदी। चल बैठ भाई, चल। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। कितना प्यारा गाना गा रहे हैं दोनों बच्चे। हाँ दीदी, बहुत अच्छा है। आप तो जरा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कितना प्यारा गाना गा रहे हो तुम लोग, इतना प्यारा भजन। इतने अच्छे सिंगर होके भी ये भीख मांग रहे हो। दीदी, हम भीख ना मांगेंगे ना तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। बेटा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? हमारी मम्मी है, उनका एक पैर खराब है, वो चल नहीं पाती है। बच्चों, ये गाना कहाँ से सीखा, किसने सिखाया? हमको हमारी मम्मी गाना सिखाती है। अच्छा बच्चों, तुम दोनों का घर कहाँ है? स्कूल के पीछे हमारा घर है। बच्चों, क्या हम तुम्हारी मम्मी से मिल सकते हैं? हाँ दीदी, मिल सकती हो, चलो हमारे साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपका नाम क्या है बेटा? और आपका? रुद्र। मम्मी देखो, आपसे कोई मिलने आया है। अरे बैठिए, आप बैठिए। नमस्ते, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। नमस्ते दीदी। माँ, ये दीदी आपसे मिलना चाहती थी। आइए दीदी, बैठिए। बहन, शायद आपको पता नहीं होगा कि आपके घर में दो अनमोल रत्न ने जन्म लिया है, जिनके गले में साक्षात सरस्वती जी का वास है। कितना सुरीला गाते हैं ये दोनों। बहन, आपका नाम क्या है? दीदी, हमारा नाम रागिनी सरगम है। अरे वाह, क्या नाम है, रागनी। तभी तो आपके बच्चे इतने सुरीले हैं। दीदी, गरीब इंसान कितना भी गुणी क्यों ना हो, उसकी गरीबी सारे गुणों पर भारी पड़ती है। पर मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे फुटपाथ पर गाते गाते ही बड़े होंगे और एक दिन गुमनाम मौत की गोद में सो जाएंगे। नहीं रागिनी बहन, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों बच्चे आपकी जिंदगी से अंधेरा दूर करने के लिए पैदा हुए हैं। ये दोनों अपने सुरों की रोशनी से आपकी गरीबी के अंधेरे को दूर करेंगे, और देखना, आपकी ये जिल्लत भरी जिंदगी ना यही बच्चे दूर करेंगे। यही। दीदी, ऐसी बातें सुन के दिल को तसल्ली तो मिल जाती है, लेकिन सच्चाई क्या है इससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ऐसी बात नहीं है रागिनी बहन, मैं एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी जिसका नाम है फटाफट प्रोडक्शन, उनके मालिक श्री केसी चौधरी जी को जानती हूँ। बहुत ही नेक दिल इंसान है, और मुझे पूरा विश्वास है इन दोनों बच्चों की गायकी सुन के इन्हें वो गाने का मौका जरूर देंगे, और ये दोनों बच्चे गायकी में अपना परचम लहराएंगे। याद रखना इस बात को।
सच दीदी, क्या हमारे गाने की रिकॉर्डिंग होगी? क्या दीदी हमारे गाने को सब लोग देखेंगे? हाँ मेरे बच्चों, आपके गाने को लोग सुनेंगे भी और सारी दुनिया देखेगी भी। दीदी, हमें अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं होता कि हमें भी अच्छे दिन दिखाएगी। बहन, किस्मत भी साथ देगी और इन बच्चों का भविष्य भी। सर, कैसा लगा आपको बच्चों का गाना? चिंगारी जी, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। ये कल के हमारे उभरते हुए सितारे हैं। तो फिर बच्चों को चांस देगी हमारी कंपनी? बिल्कुल, क्यों नहीं देगी। हेलो, हाँ राज जी, मैं आपके पास 2 बच्चों को भेज रहा हूँ। इनकी रिकॉर्डिंग कराइए। हमारी कंपनी के उभरते हुए सितारे हैं ये। जी जी बिल्कुल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तपस्या और रुद्र दोनों बेटा मिलकर गाओ और एक साथ गाओ, रिदम से चिपक कर, ठीक है? और सुर प्रॉपर लगाओ बेटा, जैसे यहाँ पे गाए थे। आओ तो फिर से टेक करते हैं, आ जाओ। आज ये हमारी कंपनी के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि ये दोनों लिटिल स्टार जिस मुकाम पे पहुंचे हैं और पब्लिक के दिलों में राज किया इन्होंने। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे इन्होंने गाने प्रस्तुत किए हैं और आप सब लोगों का बहुत प्यार मिला इनको, और इसका टोटल श्रेय चिंगारी जी को जाता है। चिंगारी जी ने इनकी कला को पहचाना और वो कंपनी में इन बच्चों को लेके आए, और देखो आज बच्चों की इस कला की वजह से किस मुकाम पे ये बच्चे पहुंचे हैं। आप सबने जो प्यार दिया है, मैं चाहूंगा कि चिंगारी जी इनके बारे में 2 शब्द कहें। चौधरी साहब, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप पूरा श्रेय मुझे दे रहे हैं। हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ इन दोनों बच्चों को सिर्फ रास्ता दिखाया है। मैंने बहुत नाम सुना था कि फटाफट प्रोडक्शन कंपनी हर उस अच्छे सिंगर को मौका देती है जिनके अंदर वो काबिलियत होती है। मैंने इन बच्चों को सिर्फ एक जगह दिखाया और चौधरी साहब ने भरोसा करके इन बच्चों को गाने का मौका दिया, और आज देखिए ये बच्चे कामयाबी की ऊंचाई को छू रहे हैं। इन बच्चों ने ये जरूर साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कामयाबी की ऊंचाई को छुआ जा सकता है। इनकी माँ जो कि पैरों से अपंग है, इन्होंने अपने बच्चों को सुरों के वो पंख लगा दिए जिन पंखों के सहारे ये बच्चे आसमान में उड़ के कामयाबी को चूम रहे हैं। धन्यवाद। चिंगारी दीदी, आपने मेरे बच्चों को फुटपाथ से उठाकर आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी दीदी। अरे नहीं बहन, इसमें एहसान वाली क्या बात है? मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया, बाकी तो आपकी लगन और आपके बच्चों की मेहनत है। हमेशा खुश रहिए आप लोग।
इसी तरीके से फटाफट प्रोडक्शन को प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहे ताकि ये कंपनी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। और ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों देखना। इस कंपनी से बहुत सारे सुरीले सिंगर आते रहेंगे और कामयाबी वहां तक चूमेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? ये तो बड़ा ही चंचल और नटखट था, फिर अचानक से क्या हो गया इसको? दीदी, बड़े मन्नतों के बाद हमारा बेटा सनी पैदा हुआ और भावना दोबारा माँ नहीं बन सकती। अगर ये माँ बनी तो इसके बचने के चांस बहुत कम होंगे। दीदी, मेरा बेटा खेलने में कूदने में हर काम में नंबर 1 था, फर्स्ट आता था। पता नहीं इसे क्या हो गया है कि ये 4-5 महीने से गुमसुम सा हो गया दीदी। फिर अचानक से क्या हो गया इसको? यही तो पता नहीं चल पा रहा है दीदी, पता नहीं क्या हुआ इसको। तभी तो आपको बुलाया है, अब आप देखो दीदी इसको। दीदी, आपने तो न जाने ऐसे कितनों को ठीक किया है दीदी। मेरे बेटे पे भी चमत्कार कर दो ना दीदी, इस पे भी हाथ रख दो ना दीदी। इस शनि को मेरे ठीक कर दो दीदी प्लीज। ना ही मैं कोई चमत्कार करती हूँ और ना ही मेरे अंदर कोई शक्ति है। मैं तो बस भगवान भोलेनाथ का नाम लेके अपना हाथ फेर देती हूँ। चमत्कार सिर्फ वही करता है। दीदी, पहले तो सनी खेलता भी था, बोलता भी था, हंसता भी था। ना खेलता है, ना बोलता है, ना हंसता है, कहीं जाता भी नहीं है, गुमसुम ऐसे ही बैठा रहता है दीदी। कहीं आपके बेटे के दिल में कोई डर तो नहीं बैठ गया? पता नहीं पहलवान भैया, मेरे शनि को क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। शनि बेटा, क्या हुआ तुमको? कुछ तो बोलो बेटा। बेटा दीदी, ये इसी तरीके से गुमसुम बैठा रहता है, कुछ बोलो तो सुनता भी नहीं है। भावना बेटा, यहाँ कोई आसपास बांझन औरत रहती है क्या? हाँ दीदी, 4-5 घर छोड़कर एक बांझन का घर है, लेकिन क्या हुआ दीदी बताओ ना। बेटा, एक गिलास पानी लेके आना, एक चुटकी हल्दी डाल देना उसमें। जा। ठीक है दीदी, मैं लेके आती हूँ। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ये लो, ये पानी अपने बच्चों को पिला दो। भगवान ने चाहा ना 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खेलने कूदने लगेगा ये। पिला दो। दीदी, बता दो मेरे बच्चे को क्या हुआ है दीदी, प्लीज बता दो। किसी औरत ने अपनी बंदी को खुलवाने के चक्कर में तुम्हारी गोद सूनी करने के लिए तुम्हारे बेटे के ऊपर मारण विद्या का प्रयोग किया था, लेकिन अब वो तंत्र कट चुका है। तुम्हारे बेटे का बाल विवाह नहीं हो सकता। बेटे, क्या हो गया? चिंगारी दीदी, मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा दीदी, जो वो पापी औरत मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई। चिंगारी दीदी, बस एक बार मुझे उस औरत का नाम बता दो प्लीज, प्लीज एक बार मुझे उस औरत का नाम बता दो प्लीज। बेटा, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हो सके तो अपने बेटे को शिव मंदिर में रोज सुबह शाम आरती करवाना इसी के हाथों से, और देखना भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये पहले जैसा हो जाएगा। हंसने लगेगा, बोलने लगेगा, खेलने लगेगा, कूदने लगेगा, सब कुछ करने लगेगा ये। दीदी, मेरे शनि पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना प्लीज। दीदी, आप हमारे घर में भगवान का रूप बन के आई हो दीदी। अरे नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद इसके ऊपर हमेशा है, लेकिन तुम दोनों एक बात का ध्यान रखना, कोशिश करना इस बच्चे को किसी एक घर का कुछ भी खाने मत देना, ठीक है? मैं कभी नहीं खाने दूंगी, कुछ भी नहीं खाने दूंगी, बाजार से भी कुछ नहीं खाने दूंगी।
मेरा शनि एक बार ठीक हो जाए दीदी। दीदी आपके कितने रूप हैं, ये वाला रूप तो पहली बार देखा हूँ। पहलवान बेटा, कभी कभी ऊपर वाला किसी की भलाई के लिए हमसे वो काम भी करवा देता है जो हमारे बस का नहीं होता। अरे मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं बेटा, करने वाला सिर्फ वो ऊपर वाला है, ऊपर वाला। पापा शाम हो गई है, आरती का समय हो गया है। शनि, शनि मेरे लाल, मेरे बच्चे तो बोलने लगा शनि। चिंगारी दीदी देखो ना, मेरा शनि बोलने लगा। चिंगारी दीदी देखो ना, देखो ना, मेरा शनि बोलने लगा। चिंगारी दीदी पापा मंदिर में चलोगे क्या? हाँ बेटे, चलो हम सब मिलके मंदिर चलते हैं। चलो चल चल। क्या हो बेटा, किसने कुछ कहा है क्या तुमको? हाँ बेटा, किसी ने मारा है क्या, बता। मम्मी पापा ने डांटा क्या? बताओ, बोलो बेटा। दीदी मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते। क्या मतलब बेटा? दीदी मेरे मम्मी पापा ने लव मैरिज किए थे और मेरे पैदा होने पर। बोलो बेटा, बोलो, रुक क्यों गए? दीदी मम्मी पापा में रोज लड़ाई होती है और पापा कहते हैं कि मैं उनकी औलाद नहीं है और मम्मी कहती है कि जहर दे दो। फिर ऐसे घटिया लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। लव मैरिज करके बच्चा तो पैदा कर लिया, अब बच्चे से नफरत करने लगे। दीदी मम्मी पापा मुझे घर में अकेले छोड़ के चले जाते हैं और मुझे घर में अकेले रहना पड़ता है। स्कूल नहीं जाते हो क्या बेटा? पापा ने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दिया है। लो तो बेटा ये खा लो। पापा मुझे घर में अकेले बहुत डर लगता है। डर लगता है तो मैं क्या करूं? तुमने इसकी पढ़ाई क्यों छुड़वाई? बच्चा किसी और का और पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं उठाऊंगा? इतना पागल दिखता हूँ क्या मैं तुम्हें? सुंदर, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो तुम। आप दोनों की लड़ाई में मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, मेरा क्या कसूर है? बेटा तेरा कसूर सिर्फ इतना है कि तू उस माँ का बेटा है जिसने प्यार और शादी तो मुझसे किया, लेकिन तेरा बाप किसी और को बना दिया। मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करती रही, ये सोचकर कि मेरा परिवार खराब ना हो और इस बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो। अरे इसका फ्यूचर तो उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन तूने मुझे धोखा दे करके अपने यार से मिल करके इस बच्चे की नींव रखी थी होटल के बंद कमरे में। तेरा कसूर नहीं है इसमें, दोष तो मेरा है जो मैंने तेरे ऊपर विश्वास करके तेरे प्यार के जाल में फंसी थी। औरत के ऊपर उंगली उठाना तो बहुत आसान है और उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाना तो उससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन अपने दिल में झांककर अपने मन के आईने में अपना असली चेहरा देखना बहुत ही मुश्किल है सुंदर बाबू। अरे तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं कैरेक्टर लेस हूं क्या? मुझे पूछने के बजाय अपनी आत्मा से पूछ, जवाब मिल जाएगा। पापा आप कहते हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, तो मैं किसका बेटा हूँ? मेरा बाप कौन है? अरे अपनी माँ से पूछ कि तेरा बाप कौन है। और रिया, तूने मुझ पर हाथ उठा करके ये तो साबित कर दिया कि तू मांग में सिंदूर तो मेरे नाम का भरती है, पर तेरे मन के मांग में अभी भी तेरा यार बसता है। मुझे आज पता चला कि लव मैरिज के रिश्ते चलते क्यों नहीं है, क्यों बिखर जाते हैं ये लव मैरिज के रिश्ते। क्योंकि शादी के पहले लड़का लड़की के बीच में वो सब हो जाता है जो शादी के बाद होना चाहिए, और जब एक आदमी का मन एक औरत से भर जाता है ना, तो वो एक औरत के सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर पर उंगली उठाता है। एक काम करो, मार दो इस बच्ची को, जहर दे दो इसे। ओए बंद कर तू ये अपनी बकवास, वरना तेरे साथ तेरे इस सपोले को भी ठिकाने लगा दूंगा। शादी के पहले का प्यार वो तलवार है जो शादी होने के बाद अपने परिवार का गला काटता है। अरे क्यों नहीं समझ पाते दुनिया वाले कि शादी अगर परिवार की मर्जी से हो ना तो ही टिक पाती है। लव मैरिज का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन नहीं, किसी को समझना ही नहीं है। कोई ड्रम में जाता है, कोई रेलवे ट्रैक पे जाता है, कुछ नहीं समझ पा रहे दुनिया वाले। और आजकल के लौंडे लौंडिया, उनका तो कहना ही बेकार है। दीदी इस बच्चे का क्या कसूर है कि दोनों के बीच में पीस रहा? चल बेटा, मैं भी देखती हूँ कि तेरे बाप के ऊपर कितनी लातों के बाद बातों का असर होता है। चल दीदी, ये लव मैरिज की बीमारी कहाँ से आ गई? बेटा उसी का इलाज करने जा रही हूँ, चल बेटा।
ओए भिखमंगी किन्नर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? ओए, उसी तरीके से जिस तरीके से तूने इस बच्चे की माँ को बोला कि ये बच्चा तेरा नहीं है। तो आप ही है ना वो गरीबों और मजबूरों की मसीहा चिंगारी जी? मैं आप दोनों की लड़ाई से परेशान होकर चिंगारी दीदी के पास चला गया था। मैं क्या हूँ ये मैं खुद नहीं जानती, लेकिन हाँ ये जरूर जानती हूँ कि मुझे अन्याय और जुर्म बिल्कुल पसंद नहीं है। सच सच बताना, ये बच्चा। दीदी, ये धोखेबाज इंसान मुझ पे कोई ना कोई लालचन लगा के मुझसे दूर होना चाहता है। मेरी जिंदगी में ना इसके अलावा कोई था ना कोई है, और ये बच्चा भी इसी का है। दीदी सुनो है मोहब्बती मेढक, तेरे जैसे आशिकों को चिंगारी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। लड़कियों की जवानी की तराजू देख के जो फुदकने लगते हो ना, याद रखना चिंगारी कहते हैं मुझको। दोनों टांगे काट के रख दूंगी। अरे मैंने किया क्या है? अरे तेरे जैसे घटिया किस्म के जो लड़के होते हैं ना, वो लड़कियों को आसमानी सपने दिखा के यूज करने के बाद जब मन की शांति मिल जाती है ना, तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा के उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो ताकि दूसरी जगह मुंह मार सको। समझे? दीदी, इसकी शकल ही चोरों जैसी लग रही है। सही कह रहा पहलवान। कान खोल के सुन ले, चिंगारी का पहला और आखिरी फैसला है। चुपचाप अपनी ये 10 जगह मुंह मारने वाली आदत छोड़ के ना बाप और पति का फर्ज निभा, वरना चिंगारी सुधार नहीं पाई ना बेटा 2 मिनट में इस दुनिया से ऊपर पहुंचा देगी। समझा? दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भटक गया था। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी। धन्यवाद चिंगारी दी, आपने तो मेरे टूटते हुए परिवार को बचा लिया। आपका बहुत नाम सुना था, आज तो आपके दर्शन भी हो गए। सुन, आज के बाद से अगर ये 3-5 किया ना बेटा, मेरी नजर तेरे ऊपर रहेगी, चीर के रख दूंगी। ठीक है बेटा, खुश रहो। माफ कीजिएगा जर्दी बहन जी, क्या आपने हमारी बेइज्जती करवाने के लिए अपने घर पे बुलाया है? भाई साहब एक बात बताइए, हमारी चिंगारी जी ने क्या गलत कहा है? प्रभात जी, मैं वही बोल रही हूँ जो हो रहा है और जो होने वाला है। आपके बेटे का फोन पासवर्ड के साथ 7 दिन के लिए मेरी बेटी के पास रहेगा, और मेरी बेटी का फोन भी पासवर्ड के साथ 7 दिन के लिए आपके बेटे के पास रहेगा। भाई साहब, क्या आप अपने बेटे का फोन खोल के दिखा सकते हैं? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उसके फोन में ना 3-4 पासवर्ड लगे होंगे। जयंती बहन जी, क्या अब हमारे बच्चों के रिश्ते इसी प्रकार तय हुआ करेंगे? भाई साहब, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन आने वाले कल में पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। अब ये बात छोड़ो, आप ये बताइए हमारी बेटी कैसी लगी आपको? आपकी बेटी तो हमें बहुत अच्छी लगी। अगर आपकी बेटी मेरे घर में बहू बनकर आ जाती है तो मैं यही समझूंगा मानो मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया। प्रभात जी, जो शर्तें आपके ऊपर लागू हो रही है ना, वही शर्तें हमारे ऊपर भी लागू होंगी। और वैसे वो जमाना चला गया जब बच्चों के गुण मिला के और कुंडली मिला के शादियां हुआ करती थी। अरे आजकल के जमाने में तो बिना गर्लफ्रेंड वाला लड़का ढूंढना और बिना बॉयफ्रेंड वाला लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए हमारे बच्चों की फोन की अदला बदली होगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि आपके बच्चे के पास कितनी लड़कियों के फोन आते हैं, और आपको भी पता चल जाएगा कि हमारी बेटी के कितने फोन बजते हैं। बेटा, अगर तुम मेरे बेटे सागर से कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। मैं क्या पूछूं? जो मम्मी जी और चिंगारी दीदी चाहेंगी वो मुझे मंजूर है। सागर बेटा, आपको सारिका से पूछना चाहोगे? आप शादी के बाद हाउसवाइफ बनकर रहना चाहोगे या जॉब करना चाहोगे? अगर हस्बैंड की सैलरी से मेरा घर अच्छे से चल रहा है तो मैं हाउसवाइफ रहना पसंद करूंगी। और कभी भगवान ना करे कि कहीं मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं जरूर जॉब करूंगी और अपनी गृहस्थी अच्छे से संभालूंगी। वाह बेटा, कितने अच्छे विचार है तुम्हारे। जयंती जी, जब लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो क्यों ना पंडित जी को बुला के आगे की कार्रवाई शुरू कर दे? हाँ, क्यों नहीं भाई साहब। सारिका दीदी चुप क्यों बैठी हो, कुछ तो बोलो। प्रभात जी, भले ही लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं, लेकिन बड़े होने के नाते हम दोनों का फर्ज है कि एक दूसरे को हम लोग समझ ले और जान भी ले। चिंगारी जी, मैं कुछ समझा नहीं। अंकल जी बुरा मत मानिएगा, मैं बताती हूँ। सागर जी, आपकी क्वालिफिकेशंस कितनी है और आपका इनकम सोर्स कितना है, और बुरा ना माने तो आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है और किसके नाम है? ठीक है बात हुई, आप तो उल्टी बात कर रही हैं। सागर बेटा, हम लोग उल्टी बात इसलिए कर रहे हैं कि शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी ना सीधी चलती रहे। बेटा, आज का माहौल ऐसा बन चुका है ना कि शादी हुई नहीं कि तलाक के लिए वकीलों की तलाश शुरू हो जाती है। और वो सब इसलिए होता है कि आजकल ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जिससे कोई गर्लफ्रेंड ना हो।
और आजकल ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, और शादी के बाद यही बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। चिंगारी जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ये एक बहुत संस्कारी बच्चा है। प्रभात जी, फिर भी चिंगारी जी जो चाहती है ना वो आपको करना पड़ेगा और एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, बोलिए आप क्या चाहती हैं? प्रभात जी, आपके बेटे की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, और साथ ही साथ मकान के रजिस्ट्री किसके नाम पे उसकी फोटोकॉपी, बेटे का चरित्र प्रमाण पत्र और पूरे परिवार का पुलिस वेरिफिकेशन, और साथ ही साथ आपके बेटे के इनकम क्या है उसके रिसिप्ट भी चाहिए, और साथ में आपके बेटे का फोन 7 दिन के लिए पासवर्ड के साथ हमारे पास रहेगा। दीदी, ये लोग तो सोच में पड़ गए। भाई साहब, हम लोग जो प्रूफ मांग रहे हैं आप देने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपके बेटे का ही प्रूफ मांग रहे हैं, हम अपनी बेटी का भी प्रूफ देंगे। ये लीजिए, हमारी तरफ से सारे proof। प्रभात जी, बोलिए, मंजूर है आपको? अंकल जी, आपको पता है कोई बिचौलिया जब रिश्ता करवाता है तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है रिश्ता करवाने में, और दोनों परिवार के लोगों को झूठ झूठ बोलकर ये यकीन दिला देता है कि ऐसा रिश्ता आपको कभी भी कहीं नहीं मिलेगा। आजकल लड़के लड़कियां सुहागरात में साथ तो होते हैं, लेकिन दिल में उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बसे रहते हैं। इसलिए तो आए दिन समाचार में सुनने को यही मिलता है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के 10 टुकड़े कर डाले। चिंगारी जी, बात तो आप सही कह रहे हैं। और साथ में ये भी सुनने को मिलता है कि पति ने अपनी प्रेमिका के चक्कर में अपनी पत्नी को मार डाला। अंकल जी, आज समय बदल चुका है, अगर हम समय के साथ नहीं चले तो ऐसी ही शादियां टूटती रहेंगी, परिवार बिखरते रहेंगे और तलाक होते रहेंगे। अरे सोशल मीडिया एक आग है जिसकी चपेट में आने से कोई भी घर बचा नहीं है। झूठ, जालसाजी, इन्हीं सबसे भरा पड़ा है सोशल मीडिया। आजकल तो 2-2 बच्चों की माओ को ही पांव लड़खड़ा रहे हैं। ऐसे में बच्चों की शादी पूरी छानबीन के साथ ही करनी चाहिए। जयंती जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं और मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो भी चीजें आपने मंगवाई हैं मैं आपको भिजवा दूं। एक बात और, हाँ बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो? मुझे सिंपल शादी करनी है, मुझे सिंपल फोटोग्राफी और सिंपल वीडियोग्राफी चाहिए। मुझे ये कोई प्री वेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ये सब पसंद नहीं है। तो बेटा जी पापा। तो प्रभा जी, हमारी तरफ से रिश्ता मंजूर है, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे वाह। लेकिन हाँ, जो प्रूफ हमने मंगवाए हैं ना आपसे, बस वो भेज दीजिएगा आप। चिंगारी जी, आजकल की जनरेशन ना जाने कौन से चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। हर एक के मोबाइल फोन में 3-3, 4-4 पासवर्ड, पता नहीं लगता कि कैसे खोले। प्रभा जी, मेरा तो ये मानना है कि पति पत्नी के जिंदगी के मोबाइल में सिर्फ एक पासवर्ड होना चाहिए, और वो मोहब्बत का, और मोहब्बत से होना चाहिए वो। वाह, क्या बात कही है चिंगारी। शुक्रिया। चिंगारी जी, हमें आपकी एक नहीं सुननी। आपने अपनी बेटी को यही संस्कार दिए थे क्या? अरे समधी समधन जी, आप लोग इतने नाराज क्यों हो रखे हैं? मेरी पूजा से कोई गलती हो गई है क्या? पहलवान बेटा, चाय पानी लेके आ, पूजा के सास ससुर आए हुए हैं। चिंगारी जी, हम यहाँ पर चाय पानी पीने के लिए नहीं आए हैं। क्या हुआ आंटी जी, पूजा दीदी से कोई गलती हुई है क्या? पूजा दीदी की तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अरे चिंगारी जी, हमारे मोहल्ले में बहुत सारी बहुएं हैं, पर आपकी बेटी जैसी कोई नहीं है। चिंगारी जी, आपकी बेटी ने ना हमारी नाक में दम किया हुआ है। देखिए समधन जी, अगर ऐसी बात है ना तो मुझे अकल ठिकाने लगाने भी आता है, मैं उसको सुधार के दम लूंगी। वो नहीं सुधरने वाली और ना ही किसी की बात मानने वाली है। अगर वो ना सुधरी तो हम जरूर सुधर जाएंगे, यानी कि खा पीकर इतने मोटे हो जाएंगे कि चलना फिरना भी दूभर हो जाएगा। एक उदाहरण आपके सामने है। ये सब उसकी सेवा का फल है चिंगारी जी। देखिए, माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं समझाती हूँ चिंगारी जी। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग बेटा जी। पापा जी, ये आप क्या दिन रात फोन में लगे रहते हैं? इधर दीजिए, लीजिए जूस पीजिए। अरे बेटा जी, ये क्या सुबह होते ही तुम्हारी दादागिरी शुरू हो जाती है। कभी ये खाओ, कभी ये पियो, जल्दी उठो, मंदिर जाओ, पार्क में जाके चक्कर काटो। बेटा क्या है ये सब? पापा जी, बात मत घुमाइए,
मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे ही कीजिए, समझे आप? जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही करना पड़ेगा। आप लीजिए जूस पीजिए। जूस। अच्छा एक बात बताइए, आपने सिगरेट छोड़ दी या अभी भी चल रही है? सिगरेट कहाँ है? सिगरेट, हाँ वो तो बेटा मैंने छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी। अच्छा ये बताओ बेटा, क्या तुमने मुझे घर में कभी सिगरेट पीते हुए देखा? नहीं ना? नहीं, लेकिन मैं घर की बात नहीं कर रही, बाहर की कह रही हूँ। अपने दोस्तों के साथ पीते तो नहीं? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल छोड़ दिए मैंने, सच कह रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, अब जल्दी से जूस खत्म कीजिए और पार्क में जाकर 1 घंटा तेज तेज चलिएगा। पूरे पसीने से भीगे मिलने चाहिए मुझे। तब तक मैं करेले का जूस तैयार करती हूँ। करेले का जूस? ठीक है बेटा, मैं अभी इसे खत्म करता हूँ। हाँ। अरे मोहन बेटा, भाग ले, कहीं सचमुच में तुम्हें अभी करेले का जूस न पीना पड़ जाए, कहीं लेके आ गई तो। अरे भाग। प्रणाम माँ जी। खुश रहो बेटा। माँ जी, आपको याद है आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है। हाँ मंगलवार है। आज आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है, फुल बॉडी चेकअप के लिए। भूल गई आप? घूरने से काम नहीं चलेगा। जल्दी से दवाई खाओ और आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाओ। आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है। बेटा ये दवाई ना बहुत कड़वी है, तू रख दे, मैं बाद में खा लूंगी। माँ जी खा रही हो या नहीं? हाँ खा रही हूँ। डांट क्यों रही है? ला। आपके कपड़े तैयार करके रख दिए मैंने बेड पर। आप जल्दी से नहा धो लीजिए, तैयार हो जाइए। जब तक मैं आपके लिए गरम गरम पनीर के पराठे बनाती हूँ। पूजा एक बात बता। जी माँ जी पूछिए। तू मेरी बहू है या मेरी सास जो सारा दिन मेरे ऊपर ऑर्डर चलाती रहती है? मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ, और इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको आलसी ना बनने दूं। आलसी? अरे तू तो हमें खिला खिला के मार डालेगी। कोई काम करने ही नहीं देती है। नहाने से पहले हमारे कपड़े तैयार रहते हैं, बेड से उतरने से पहले हमारे पैरों में चप्पल पहना देती है। माँ जी ये एक बेटी का कर्तव्य है। अब आप टाइम खराब मत कीजिए, जाकर तैयार हो जाइए। लाइए। हाँ जा रही हूँ। मुझे मत देखो, प्लेट में देखो, सारा खत्म होना चाहिए। अरे यार मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं। पेट भर चुका है मेरा। खा रहे हो या नहीं? हाँ खा रहा हूँ। डरा क्यों रही हो? सबके सब बिगड़े हुए हो। एक दिन देखना, सबको सीधा कर दूंगी मैं। पूजा सबका इतना ध्यान रखती हो, कभी अपना भी ध्यान रख लिया करो। देखो सूख के कितनी पतली हो गई हो। बेटा इसने हम सब की सेहत का ठेका ले रखा है ना, तो अपने ध्यान कैसे रखेगी भला? अरे पापा जी आ गए आप? हाँ बेटा। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए करेले का जूस लेकर आती हूँ। हाँ पापा जी बैठिए, आपके लिए करेले का जूस आ रहा है। करेले का जूस? बहू मैं घी की सब्जी खा लूंगा, दलिया खा लूंगा, पार्क के 2 घंटे एक्स्ट्रा चक्कर काट लूंगा, पर ये करेले का जूस? ना बेटा, मुझे बहुत घबराहट होती है। चिंगारी जी, हमने जरूर पिछले जन्म में अच्छे पुण्य किए होंगे जो इस जन्म में ऐसी बहू मिली हमें। चिंगारी जी, आमतौर पर आजकल की बहुएं सास ससुर को पसंद नहीं करती हैं, उनका आदर सम्मान नहीं करती हैं, लेकिन हमारी बहू हमारा बहुत आदर सम्मान करती है, और ये सिर्फ आपके दिए हुए संस्कारों की वजह से है जो आपने अपनी गोद ली हुई बेटी को दी है। अरे समधी जी, समदन जी, आप दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया था। आप लोग को पता है, मैंने अपनी पूजा बेटी को ना बाहर की हवा नहीं लगने दी। उसे सिर्फ अच्छे संस्कार दिए, अच्छी बातें बताई है। उसके दिमाग में मैंने सिर्फ एक ही बात डाली है कि जो तेरे सास ससुर है ना, वही तेरे असली माँ बाप है। जैसे तू भगवान की पूजा करती है ना, वैसे अपने सास ससुर की पूजा करना। चिंगारी जी, आपकी बेटी ने हमारा दिल जीत लिया है। उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मेरी बेटी मेरे बताए हुए रास्ते पे चल रही है, इससे ज्यादा खुशी एक माँ के लिए क्या होगी। चिंगारी जी, आजकल की बेटियां ना
शादी के बाद भी ना अपनी पुरानी यादें नहीं भूल पाती हैं। और हमारी बेटी, हमारी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। चिंगारी जी, आपको एक बात बताऊं, हमारी बहू तो चाय का कप तक नहीं उठाने देती है और रोब ऐसे डालती हो जैसे सारे घर की दादी माँ हुई हो। लेकिन हमें उसकी ये डांट डपट भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसी में उसका प्यार झलकता है। मेरी पूजा दीदी यहाँ थी ना तो हमें भी उंगलियों में नचाती थी। चिंगारी जी, हम तो बस आपको यही सब बताने के लिए आए। बस समझी समझन जी, इसी तरीके से मेरी बेटी आप दोनों का दिल जीतती रहे, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। अरे समोसे भी खाइए, अरे खाइए। ले पहलवान बेटा ले। कम्बो ने अपने प्यार की निशानी दी थी, वो भी नहीं मिल रही पूरे 3 दिन से। कम्बो तो चली ही गई, लगता है कि उसकी निशानी भी साथ चली गई उसके। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गई फिर से लड़ने। इतने देर से डोर बेल बज रही तो सुनाई नहीं दे रहा? दीदी गेट मत खोलना, वही आई है। कौन, प्रिया? हाँ दीदी। देख बेटा, वो हमारी पड़ोसी है और बकबक भी करती है, झगड़ालू भी है, मैं मानती हूँ, लेकिन दिल की साफ है वो, समझा? जगह खोल गया। सुन रहे हो घंटी की आवाज? उसके इतनी घंटी में आवाज है तो उसके गले में कितनी होगी। तू बकवास कम कर, जा गेट खोल गया, पहले जा जा। आपको भी ना लड़ाकू पसंद है दीदी। तू जाएगा कि नहीं? अरे ये क्या तरीका है? हाँ हाँ, ये क्या बदतमीजी है? अरे ये कोई तरीका है क्या? आस पड़ोस में रहना नहीं आता कि कैसे रहते हैं? अरे वो तो मेरे शराफत का फायदा मत उठाओ, जितने प्यार से बात करो, कोई और होता ना तो बता देना अच्छे से। फिर गुस्सा किसे कहते हैं? देखो, एक तो मुझे बात करना नहीं पसंद और ऊपर से ऊंची आवाज में बात करना नहीं पसंद। झूठ की भी हद होती है। एक सेकंड, क्या बोला? क्या बोला तूने? इधर उधर देख के क्या बोल रहे? जो बोले मेरे मुंह पे बोलना, मुंह पे बोल। क्या बोला तूने? जब ब्रेक लगाओगी तभी तो कुछ बोलूंगा। अच्छा, तो तू अब ये कहना चाहता है कि मैं लड़ाकू हूँ, मैं झगड़ालू हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ? नहीं नहीं, बोल दे, साफ साफ बोल दे, बोलना है जो बोलना है। खुद अपने दिल की बात खुद बोल रहे हो तो मैं क्या करूँ? अरे प्रिया बेटा, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं चिंगारी दी, आपसे क्या गलती होगी? और भला मैं आपसे ऐसी कोई बात थोड़ी करूंगी। वो तो ये पहलवान है, क्या ही बोलूं दी। हाँ बेटा बता, क्या हुआ? अब दीदी मैं क्या बताऊं? देखो, एक तो इस पहलवान को समझा लो, इसने इतनी बदतमीजी वाली हरकत की है, क्या बताऊं मैं, किस मुंह से बताऊं? पर आपको बताना और आपको दिखाना दोनों जरूरी है। क्या बात है, मुझे बताना। अरे चिंगारी दी, इस पहलवान ने ना अपनी घिसी पिटी गंदी सी मैली सी चड्डी मेरे छत पर फेंक दी। चड्डी? कैसी चड्डी? ये देखो देख। अरे मेरी कम्बो, इसे तो 3 दिन से मैं ढूंढ रहा था। देखा आपने? हम पकड़ा गया तो ढूंढ रहा था अपनी कम्मो को। अरे पहलवान, ये क्या बदतमीजी है? ये इतनी फटी हुई चड्डी और इतना गंदा अंडरवियर कोई पड़ोसी की छत पे फेंकता है क्या? है? अरे दीदी, मैं क्यों फेंकूंगा ये चड्डी को? ये तो मेरी निशानी है। निशानी? कैसी निशानी? किसकी निशानी? प्यार की निशानी, कम्बो ने दिया था। अरे मेरे पहलवान, कब तक अपने फटे हुए प्यार को उसकी दी हुई चड्डी को लेकर घूमता रहेगा? हैं? बदल दे इसको, कुछ नहीं लिखा इन सब चीजों में, समझा ना? क्योंकि गया हुआ प्यार और उसकी दी हुई चड्डी जो कि निशानी के तौर पे जो इंसान रखता है ना, कोई फायदा नहीं होती, सिर्फ दुख देती है। पता है इसके साथ क्या करना चाहिए? इसको लेके ना ये कम्बो, चल मुंह बंद कर, अगले मजनू खिताब तुझे दिया जाएगा। अब बकबक करना बंद कर और जो नई चड्डी लेके आए ना उसको पहन, चल। थैंक यू चिंगारी दी। ठीक है बेटा, जाओ घर जाओ। ये पहलवान की फटी चड्डी ने पता नहीं कहाँ कहाँ हमला। अरे कब तुम लोगों को ये बात समझ आएगी कि कभी भाषा के नाम पे, कभी धर्म के आधार पे, कभी रंग भेद के आधार पे सिर्फ बांटते जा रहे, एक दूसरे को जोड़ नहीं रहे। अनारस ले लो, 80 रुपया है। अनारस ले लो, 80 रुपया है। ले लो, 80 रुपया है। अनारस 80 रुपया है।
अनारस लो 80 रुपया है, अनारस लो 80 रुपया है, अनारस लो 80 रुपया है। कैसे दिया? 80 रुपया है। अरे सही कम ज्यादा तो कर लो। एकदम 80 रुपया है भाई, है 80 रुपया है। चलो अनारस लो 80 रुपया है, अनारस 80 रुपया है साहब, 80 रुपया है, ले लो ले लो। पहले ना मराठी तो सही से बोल रहे और रख अपनी अनारस। बकरी शेर की खा लोग लेना तो बकरी शेर नहीं हो जाती, समझे? साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कौन सा गलती किया? मैं अपना काम धंधा कर रहा हूँ। साले तेरा पैदा ही होना गलत है। साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कौन सा गलती कर दी? मैं अपना बिजनेस अपने ईमानदारी से चलाता हूँ, सबको हंसाता हूँ, खिलाता हूँ, अच्छा से खिलाता हूँ, फिर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं सर? साले तेरे हंसी में ही जहर छुपा हुआ है जो समय आने पर बाहर निकलता है। तुम लोगों ने मुंबई में आके ना गंद मचा रखा है, सब लोगों के काम खा गए। हम कैसे काम खा गए सर? कैसे काम खा गए? तुम लोग सड़क पे बैठ के खाना बना लेते हो, एक कमरे में 10-12 लोग रहते हो, और तो और सबसे कम दिहाड़ी में भी काम करते हो, हाँ? और जो अच्छे लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं ना, उनको तो अच्छे पैसे चाहिए ना, जो तुम लोगों ने छीन लिया। कीड़े मकोड़ों की तरह जीते हो तुम लोग। अभी तो सामान फेंक रहा हूँ ना, इसके बाद दिखाई दे दिया ना तो रेलवे स्टेशन पे तुम्हें भी फेंक के आऊंगा, समझा? अरे साहब ऐसा मत करो। और एक क्या था देखिए साहब? चल मराठी बोल के दिखा। वो सब साहब साले तुम्हें इतना साल हो गया मुंबई में रहते हुए और मराठी नहीं आती, हाँ? कल से अगर दिखाई दे दिया ना तो समझ जाना अभी तो तेरे और भाइयों लोग से मिलना है मुझे, निपट के आता हूँ। सब धमकी। चुप। को मना किया था ना, समझ में नहीं आती। मुंबई में मजा आ रहा है ना? हाँ दीदी, आज पहला ही दिन है, देखते हैं। माजी सा टकली, हटाओ यहाँ से। अगर तुम जैसे लोगों की यही सोच रही ना तो इस दुनिया से हमारे देश का नाम मिट जाएगा। और ये तुम जैसे लोगों की नफरत लेके जो अपने शहर में जाएंगे ना तो वहाँ के लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आज तुम इसके साथ कर रहे हो। अरे भाषा भाषा होती है, कोई शेर या बकरी नहीं होती। भाषा एक दूसरे को जोड़ना सिखाती है, एक दूसरे को रंग में रंगना सिखाती है। लेकिन तुम लोग को ये बात तो समझ में नहीं आएगी। अरे कब तक इस भाषा धर्म जाति के आधार पर लड़ते रहोगे? अरे दुश्मन तो इसी फिराक में है ना कि कब तुम लोग बटो और वो आके तुम्हें काटे। लेकिन तुम लोगों को ये बात समझ में तो आएगी नहीं। अरे 26/11 का वो मंजर याद है? मुंबई वाला अटैक, बोलना याद है कि नहीं है? जब आतंकवादियों का सामना करने के लिए नॉर्थ इंडियन भी गए थे, सिर्फ मराठी नहीं थे। और वो ये देख के नहीं गए थे कि हमला मुंबई पे हुआ या फिर किसी गुजरात पाकिस्तान या फिर यूपी बिहार में, समझे ना? अरे कब तुम लोगों को ये बात समझ आएगी कि कभी भाषा के नाम पे, कभी धर्म के आधार पे, कभी रंग भेद के आधार पे सिर्फ बांटते जा रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ नहीं रहे। और ये जो हमारे देश का जो तिरंगा है ना, इसमें 3 कलर होते हैं जो कि हमारी खूबसूरती का प्रतीक है। उसमें दाग धब्बा लगाने की कोशिश मत करो, समझे? सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, आपने हमारी आंखें खोल दी, आइंदा अब गलती नहीं करूंगा। सॉरी भाई। अरे साहब जी, आपने गलती का एहसास कर लिया, यही मेरे लिए बहुत आपकी बात है। कोई बात नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, जो काम करने वाला मजदूर होता है ना, वो सिर्फ यूपी बिहार का नहीं होता, वो देश के हर एक कोने से आता है। और जो काम करने वाला होता है ना, उसको चुपचाप काम करने देना चाहिए, उसके बीच में अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। वरना याद रखना, कभी भी हिस्ट्री निकाल के देखना, यूपी बिहार के लोग सर्वोच्चतम स्थान पे होते हैं। पन्ने पलट के देख लेना, समझे?